हेलो दोस्तों, मैं मोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा पर। दोस्तों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उनकी मैं श्रृंखला लेके आया हूँ। आपको भी इतना ज्ञान कराना चाहता हूं कि किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपके आकलन करने की क्षमता और बढ़ेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, नाम है रेगिस्तानी ओक। तो मोस्टली अगर हम अब पहले ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन के आपके गिवन है ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, इंडोनेशिया और भारत। मोस्टली बच्चों ने क्या काम करते हैं, भारत लगा देते हैं क्योंकि वो रेगिस्तानी ओक है। लेकिन बट ये यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा, ना कि यहाँ पे अबू धाबी होगा, ना इंडोनेशिया, ना भारत। क्यों करेक्ट आंसर होगा, ये हम एक कंटेंट की मैं जो वीडियो लेके आऊँगा पेड़ पौधों से संबंधित, तो उसमें मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाथियों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत कम आराम करते हैं हाथी। ये एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। नंबर 2, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। 200 किलोग्राम नहीं, यहाँ पे 100 किलोग्राम के लगभग ही पत्तियां झाड़ियां खाता है, न कि 200 किलोग्राम। तो यहाँ पे ये गलत होता है इसके अकॉर्डिंग। पहला सही होता तो दूसरा गलत। तीसरा, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, मतलब पसंद है। इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही बात है, मोस्टली देखा होगा कि हाथी कीचड़ में सने ही हुए होते हैं। नंबर 4, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। बिल्कुल, वो झुंड की या ग्रुप की वो क्या होती है, मुखिया होती है, वो ही ग्रुप का निर्धारण करती है। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम ऑप्शन नंबर 3, 4, 1 के साथ चलेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के साथ हम दोस्तों चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान में इस टाइप के घर बनाए जाते हैं स्थानीय लोगों द्वारा। नंबर 2, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों के बनाए जाते हैं। मनाली की बात करें तो मनाली में जो घर हैं बांसों के खंभों के नहीं बनाए जाते हैं। ये बांसों के खंभों के घर आसाम में बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत होगा। नंबर 3, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल में ज़रूरत का सामान और जानवर ही रखते हैं। तो अगर लेह के बारे में बात करें तो लेह जो है जम्मू कश्मीर में है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वहाँ के जो है नीचे के सामान, नीचे की जो वो होती है वहाँ पे जानवर और ज़रूरत का सामान रखते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, नेपिथिन्स वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यह पौधा जो है भारत के मेघालय में भी स्थित है। मेघालय एक राज्य है यहाँ भारत का। नंबर बी, इसका आकार घड़े जैसा होता है। हाँ बिल्कुल, घटपर्णी पौधा होता है ये। और इसका मुंह एक पत्ती से ढका हुआ। बिल्कुल सही बात है, एक पत्ती से ढका हुआ होता है इसका मुंह। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। छोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ ये छोटे मोटे जीव को भी फंसाकर उसका शिकार करता है। यहाँ कीड़े मकोड़ों की बात ही नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रॉन्ग होता है इस हिसाब से। नंबर डी, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। नहीं, मोहक आवाज तो नहीं निकालता है, मोहक सुगंध निकालता है ये, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो मोह जिससे छोटे मोटे जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, मोह का आवाज नहीं निकालता, मोह सूंघता। तो ऑप्शन नंबर ए और बी के साथ चलेंगे। तो देखते हैं कथन में क्या क्या है। ए और बी, हाँ जी, यहाँ पे 2 के साथ चलते हैं, 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। अगर चेराव के बारे में बात करें तो चेराव नाच जो किया जाता है एक ट्राइब के द्वारा किया जाता है, एक जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है, कौन से राज्य में पाई जाती है, वो मेघालय, झारखंड, मिजोरम और मणिपुर। तो बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हम मिजोरम के साथ चलेंगे, क्योंकि मिजोरम में जब क्रॉप हार्वेस्टिंग की जाती है तब चेराव के द्वारा डांस किया जाता है, ये नाचा जाता है। ठीक है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। अब सही है, देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है, संदर्भ में सही है। मोस्टली कभी कभी दे दिया जाता है कि संदर्भ में सही नहीं है, तो इस चीज़ों पे फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड करना और हमें आंसर किसकी इसके अनुरूप ही देना है। तो नंबर 1, कक्षा 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान
के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। अप्रोप्रिएट है। नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन में एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट में। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कक्षा 2 और 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगर इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है प्राइमरी ऑप्शन जो है, अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों होगा 3, इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। कक्षा 1-2 में प्राइमरी लेवल पे एक कलरव नामक की बुक पढ़ाई जाती है, कलर नामक बुक, तो जिसमें हम जो है पर्यावरण अध्ययन वगैरह सब उसी में इंक्लूड करके पढ़ाते हैं। तो ये ऑप्शन इसके साथ 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधियां हैं? देखो क्या कह रहा है वो, वांछनीय गतिविधियां, तो चूज करिए वांछनीय। केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना। नंबर 2, ये वांछनीय गतिविधि नहीं होगा। नंबर 2, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों में संबोधित करना। बिल्कुल सही बात है, बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों में संबोधित करना बहुत कंपलसरी होगा बच्चों को। नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं में बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। चलो ये भी देखते हैं। फोर्थ देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में 6 प्रकरणों में रेखीय आयोजन, ये भी गलत होगा क्योंकि केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित नहीं रहना, उसे बाहर की या वास्तविक दुनिया से जोड़ना भी है। विभिन्न कक्षा में भाग बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों में संबोधित, बिल्कुल बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों में संबोधित करेगा तो उसे विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, विभिन्न लोगों के बारे में, विभिन्न जातियों के बारे में, विभिन्न समाज के बारे में पता चलेगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जब भी वो प्रेरित होगा, जब संस्कृति में जुड़ेगा तो उसके बारे में उसमें जब जुड़ाव होगा तो वो उसके बारे में जानने की जिज्ञासा भी जागृत होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, ना कि 3। 3 भी करेक्ट होगा, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो 2 के साथ जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित, सूचनाओं को प्रेरित नहीं करना यहाँ पे, बहुत अगर संबोधित करेंगे तो वो अपना आप खुद ही लिंक होता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उसमें भी 2 से भी अधिक पॉजिटिव आंसर आ सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या पॉजिटिव आंसर होगा वही चूज करके हमें ऑप्शन देना है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? अब बच्चों की रचना में महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है बच्चों को सक्रिय भाग लेना। बिल्कुल सही बात है, सक्रिय भाग लेंगे बच्चे सब सीखेंगे। बच्चों के समुदाय में सदस्य, बिल्कुल समुदाय के सदस्य होगा तो उसमें सामाजिकता बढ़ेगी। नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक से बहुत कुछ उसे जानने को मिलेगा। नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या की परीक्षा, व्याख्या और परीक्षा बच्चों की एकदम नहीं ली जाएगी। व्याख्या का पहले तो व्याख्या ही निगेटिव आंसर है। प्राइमरी लेवल में हमेशा हम व्याख्या या लेक्चर मेथड का यूज नहीं करते हैं, वो अपर क्लासेस में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 के साथ चलेंगे दोस्तों। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे दोस्तों। समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनके चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों को सृजनात्मकता का विकास करना, मतलब उसका कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट करना। बिल्कुल सही बात है, हम उसका कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट करेंगे। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बिल्कुल रचना और कौशलों का विकास होगा जब उसका असेसमेंट होगा तो वो खुद सीखेगा अच्छे से। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर बात करें, बच्चों को जानवरों का अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उनकी सभी चीज़ों के बारे में बात कही जाएगी, और तीनों इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों के साथ चलेंगे दोस्तों। वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीकों को जोड़ा जाता है। प्रभावशाली तरीका, अब यहाँ पे देखना आपका प्रभावशाली तरीका क्या सा होगा। वृतांत, कहानियाँ, शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली व्याख्या। देखो प्रभावशाली व्याख्या तो होने वाला नहीं है, क्योंकि लेक्चर मेथड का अपर क्लासेस में यूज करते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, नेगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है, शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन और फिर से व्याख्या आ गया तो ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट होगा, प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या के। अगर वृतांत की बात करेंगे,
और कहानियों की बात करेंगे, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और तथा वह जो कहानी है या प्रभावशाली मेथड है उससे इंटरलिंक होंगे बच्चे और उसमें समझ की शक्ति का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलते हैं स्टेटमेंट में, तो ये तीसरा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला के समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना, ठीक है, अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना। नंबर हाँ, शिक्षकों के लिए एक आसान बहुत प्रभावशाली युक्ति है। नंबर बी, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। नंबर सी, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतर्क्रिया को बेहतर करता है। बिल्कुल सही बात है, सामाजिक अंतर्क्रिया को बिल्कुल बेहतर करेगा वो। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम को समय को पूरा करने में सहायता, देखो समय पे पूरा करने का, अब बच्चों को समझ में आ रहा है उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि समय पे पूरा ही करना हमारा मेन उद्देश्य नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 के साथ करेंगे तो अनुशासनहीनता के रोकने के लिए, अनुशासनहीनता के रोकने के लिए भी ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। निगेटिव के साथ तो हमें जाना ही नहीं है। समूह में सीखने में सहपाठियों द्वारा सीखना बिल्कुल प्रोत्साहित करेगा, वो बिल्कुल प्रोत्साहित, इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो उससे वो सीखेगा, उसमें वो मनन करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी के साथ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा अगर स्टेटमेंट में बात करें तो बी और सी, केवल बी और सी है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है या साधन है? परिवार के सदस्य बिल्कुल प्रभावशाली होंगे, सब परिवार के सदस्य से सीखेगा वो। समुदाय के सदस्यों से भी बिल्कुल सीखेगा, समाचार पत्र से भी सीखेगा, उसमें कार्टून वगैरह आते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसे। कक्षा भी प्रभावशाली होगा, लेकिन इतना बेस्ट प्रभावशाली नहीं होगा। कक्षा में तो रेगुलर रोजमर्रा में वो सीख ही रहा है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे, ए बी सी तीनों के साथ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन, निम्नलिखित सीखने कि कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? अब अगर बात करें ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त या अज्ञात से ज्ञात। अगर हम बात करें ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात में मतलब बच्चों को पौधों के बारे में पता है, पौधे कैसे अपना भोजन या भरण पोषण करते हैं, जाइलेम का क्या रोल होता है, फ्लोएम का क्या रोल है। ज्ञात तो है पौधे के बारे में, लेकिन अज्ञात चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो हम फ्लोएम के बारे में बताएंगे, जाइलम के बारे में बताएंगे। तो पर्यावरण अध्ययन में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लेकिन नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में कौन से एक दूसरे से भिन्न है? कौन कौन एक दूसरे से भिन्न है ये बताना है हमें। तो कछुआ बिल्कुल पानी में रहता है, घड़ियाल भी पानी में रहता है, कौवा पानी में नहीं रहता है, आकाश में उड़ता है, बत्तख पानी में रहती है, मछली भी पानी में रहती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा कौवा के ऊपर बात चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे। यहाँ पे कौवा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर, झटके से, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है क्वेश्चन, झटके से। मैना, उल्लू, कौवा और बसंत गोरी, इसका मैं एक्सप्लेनेशन कंटेंट की वीडियो में दे दूंगा आपको। मैना। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? अब जड़ों के समूह के बारे में बात करते हैं। गाजर, चुकंदर और मूली, ये तीनों ही जड़ें हैं। अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। चुकंदर, आलू और अदरक, आलू और अदरक ये हमेशा रूपांतरित तने के अंतर्गत आते हैं, ये भी याद रखना। गाजर, हल्दी और अदरक, अदरक हमेशा रूपांतरित तने के अंतर्गत आएगा। शकरकंदी, हल्दी हमेशा रूपांतरित तने के अंतर्गत आएगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दी गई किस राज्य में स्थित है? अगर दांडी यात्रा की बात करें तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो पोरबंदर काठियावाद गुजरात में ही हुआ था। तो गुजरात में ही एक अहमदाबाद में एक साबरमती आश्रम है, साबरमती से उन्होंने दांडी तक की यात्रा की थी। दांडी एक समुद्र के किनारे पर जहाँ पर नमक बनता था, वो नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। तो ये हमारे गुजरात के ही अंतर्गत की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ना कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा, कर्नाटक होगा और ना महाराष्ट्र होगा, क्योंकि ये इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, थे दांडी क्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ज्वार, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिकोना या सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है
डेंगू, मियादी बुखार, मलेरिया या चिकनगुनिया। अगर तेज बुखार आ रहा है, कपकपी के साथ आ रहा है, तो उसे मलेरिया है। और मलेरिया में ये भी याद रखना कि उसमें कड़वी दवाई भी दी जाती है। और मलेरिया किससे होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। मलेरिया जो होता है वो मादा एनीफिलीज मच्छर से होता है। और डेंगू किससे होता है, वो मादा एडीज मच्छर से होता है। चिकनगुनिया भी मादा एडीज मच्छर से होता है। और डेंगू का जो मच्छर मादा एडीज है वो हमेशा दिन में ही काटता है। और मलेरिया का जो मच्छर है मादा एनीफिलीज में रात में ही काटता है। इनकी भी एक तरह से शिफ्ट वाइज काटते हैं ये। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन है। यहाँ पे रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। रचनात्मक आकलन वही हो रहे हैं जो रेगुलर बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चे को रिफोर्समेंट कर रहे हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शनों पे, तो पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो रेगुलरिटी के साथ रचनात्मक आकलन में सहयोग करता है बच्चे की। क्रम निर्धारण मापनी भी सहयोग करता है। और वर्णन अभिलेख भी बच्चों के रचनात्मक आकलन में सहयोग करता है। जबकि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण के बारे में बात करें तो दोस्तों ये हमेशा एग्जाम के सबसे बाद में किया जाता है, जब लेखा जोखा पूरा दिया जाता है एग्जाम के पीटीएम में बुलवाकर। तो उसमें बच्चे का रचनात्मक आकलन को शो नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं होगा रचनात्मक आकलन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को आकलन से दूर करना चाहिए। बच्चों को सीखने में गुणात्मक आकलन इससे तो दूर नहीं करना चाहिए, तो पॉजिटिव है, ये तो सही होगा। नहीं करना है, दूर करना चाहिए। और क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना, बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में। गुणात्मक आकलन को दूर नहीं करना चाहिए, ये तो कंटिन्यू करना। बच्चों को उत्तरों को सही या गलत आंकना, ये इससे दूर करना चाहिए। बच्चों के उत्तर को आप सही गलत और सही आंकोगे ना, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस या मोरल डाउन होगा। तो इसलिए गलत सही लिख रहा है तो उसको रिफोर्समेंट देकर कहो बेटा और अच्छा लिखिए, और अच्छे से आप करोगे तो बहुत बेटर कर पाओगे इस क्षेत्र में। नंबर 3, कक्षा 5 में ईबीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। बिल्कुल सही बात है। क्या सीखा, कितना सीखा, उसके बारे में बच्चों को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी। और आकलन के संकेतों का उपयोग भी करना बहुत ज़रूरी है। आकलन के समय संकेतों का उपयोग करके भी बच्चों को एक सही दिशा में निर्धारण किया जा सकता है। तो इसमें गलत सही आंकना, ये ऑप्शन से बचना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तरफ शहर राज्य दिया है, दूसरी तरफ कॉलम 2 में अत्यधिक पसंद का भोजन दिया है हांगकांग। अगर हम हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में ट्राइब है जो क्या काम करती है, पका हुआ सांप खाती है। तो हांगकांग में लिंगहू फैन नाम की एक ट्राइब है जो पका हुआ सांप खाती है। नंबर 2, केरल। केरल में क्या किया जाता है, किसी भी करी में क्या होता है, साथ उबला हुआ टैपियोका। टैपियोका एक साबूदाने की बने हुआ एक डेजर्ट होता है, वो खाया जाता है केरल में। ठीक है, टैपियोका से याद रखना। एक टैपियोका कीवर्ड है। कश्मीर, कश्मीर में क्या सरसों के तेल से बनी मछली का प्रयोग किया जाता है। गोवा, गोवा में नारियल के तेल में या भुनी हुई मछली का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में की जो मछली होती है ना, उसका भुनी हुई मछली का प्रयोग किया जाता है या खाई जाती है। प्रयोग मतलब खाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो अगर बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसके साथ चलना है हमें, तो ए का फिफ्थ के साथ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। तो यहाँ पे 3 के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य है। अगर निकटवर्ती राज्य में तमिलनाडु कहाँ पड़ता है, एक साउथ में पड़ता है तमिलनाडु। तो वो भी साउथ में ही राज्य होंगे जो निकटवर्ती जो सीमा बनाते हुए होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, बिल्कुल तीनों ये साउथ में है। अगर अगले ऑप्शन को देखते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उड़ीसा साउथ में नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी साउथ में नहीं लाई करता है, ये सीमा उससे बनाता भी नहीं है। लाई भी करता है तो सीमा इससे बनाता नहीं है। जो सीमा बनाते हैं ना उसके बारे में, उड़ीसा तो साउथ में है ही नहीं है, और छत्तीसगढ़ में साउथ में नहीं है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। तीनों साउथ में एक दूसरे से सीमा बनाते हुए लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड। इनके ऊपर कावेरी रिवर का भी विवाद चल रहा है, वो भी कभी आगे बताएंगे आपको। इनमें से ही है वो राज्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन में कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। नंबर 1, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं को, मुद्दों को। नंबर 1, पर्यावरण, पर्यावरण अध्ययन यहाँ पे कीवर्ड है, उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। नंबर 2, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। नंबर 3, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान
की अवधारणा और मुद्दों को। पर्यावरण शिक्षा भी होनी चाहिए जब पर्यावरण में बात कर रहे हैं, और सामाजिक विज्ञान भी पर्यावरण के अंतर्गत ही चलता है, विज्ञान भी पर्यावरण के अंतर्गत ही चलता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन अभी तक अप्रोप्रिएट है तीनों में, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के साथ चलेंगे, ऑप्शन के साथ चलेंगे। बच्चों में पर्यावरण को सीखने और खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है तो वह इंगित करता है पर्यावरण अध्ययन शिक्षा केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित है। नहीं, शिक्षा केंद्रित तो शिक्षा केंद्रित है, लेकिन शिक्षक केंद्रित ज़्यादा नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ से भी चुनेंगे। पर्यावरण अध्ययन में याद करने करके सीखा जाता है। याद करना, कंठस्थ करना, रटना, ये सब निगेटिव पॉइंट है, इसके साथ तो हमें बिल्कुल चलना नहीं है, गलत है ये। पर्यावरण अध्ययन में सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ठीक है। लेकिन पर्यावरण अध्ययन में सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ चलेंगे हम तो। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन जहाँ पे भी बाल केंद्रित है वहाँ पे 100% सॉलिड आंसर बाल केंद्रित होता है, क्योंकि हमेशा जितनी भी शिक्षा का रूपरेखा तैयार की गई है वो बाल केंद्रित के बालक के अनुरूप की गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पर पाठ्यक्रम को सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? बात करें, हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन और जानवर। अगर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में जो सबटाइटल के रूप में चूज किया है वो जानवर, जानवर हमारे मित्र हैं, जानवर से हम किस हिसाब से संजोग वो करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये सब चीज़ों को उसमें बताया गया है जानवर के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे, जहाँ पे जानवर ऑप्शन करेक्ट होगा। इस टाइप से दोस्तों हमारा ये श्रृंखला जो थी बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला थी। इसमें मैंने ये बताया है कि किस हिसाब से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, किस हिसाब से गैस करना चाहिए, मेन चीज़ है क्वेश्चन को किस टाइप से हमें पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।